अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है और आज मैं आप लोगों को इनएमडीकेट के हवाले से इनएमडीकेट का जो टेस्ट है उसके हवाले से मैं आप लोगों को चंद टिप्स बताऊंगा और टिप के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि टेस्ट कब है और किस तरह किस बेस पे होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट का ये मसला होता है, जो फ्रेशर होते हैं उसका बहुत मसला होता है कि इनएमडीकेट टेस्ट किस बेस पर होता है। देखिए, सबसे पहले इनएमडीकेट का जो टेस्ट है वो इस साल अगस्त में एक्सपेक्टेड है और इसके साथ साथ जो पीएमडीसी है वो टेस्ट कंडक्ट करेगा और फॉर एग्जांपल हमारे जो केपी है वो केम्यू कंडक्ट करेगा और पंजाब का यूचेस कंडक्ट करेगा। इसके साथ साथ जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो पेपर बेस पर होगा और 200 मार्क्स होंगे, 200 एमसीक्यूज होंगे और ईच एमसीक्यूज का एक ही मार्क्स होगा। अच्छा, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम टेस्ट के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। देखिए, एज रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने सारा साल मेहनत की है, आपने खूब समझा है, खूब सबक पढ़ा है, तो आपके लिए टेस्ट देना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए, हमारे जो स्टूडेंट है उसको ये मसला होता है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट लें ताकि हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो सके। तो देखिए, मेरा ये सजेशन है कि आपने अभी से स्टार्ट लेना है। अभी जब फजूल वीडियो को नहीं देखना है और अभी से स्टार्ट लेना है। आपने खूब मेहनत करना है और ना किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। अगर आप कैपेबल हो, अगर आपने मेहनत की, आप चीज़ों को समझ सकते हो, तो आप दे सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसके लिए ना तो एकेडमी की ज़रूरत है। और एक सजेशन मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि आपने हर एक टॉपिक को आपने समझना है, आपने जो है ना वो कंप्रहेंड करके रिटेन करना है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक टॉपिक को पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आप उसको भूल जाते हो, आप उसको और क्यूरियोसिटी के साथ आप उसको नहीं पढ़ते हो, तो आपसे वो डेफ़िनेटली वो आप भूल जाते हो। तो ये मेरा ये सजेशन है, अगर आप इनएमडीकेएस के एग्ज़ायर हो, तो आपको अभी से स्टार्ट करना है। आपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग इज़ अ किक मारने के लिए, आप लोगों को किक देने के लिए मैंने आपके लिए जो कंटेंट है बायोलॉजी के रिलेटेड मैंने आपको ये लिखी हुई है। आपको मैंने तफ़सील से बताना है, लेकिन आपने अभी से स्टार्ट लेना है और आपने घबराना नहीं है। इमरान खान की तरह घबराना नहीं है। आपने जो है ना आप कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते हो? इंसान के लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप कर सकते हो। आपने प्रिपरेशन खुद से करनी है और जब एक टॉपिक को आप पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ने के बाद इसके रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ है, उसको रिवाइज़ करो, उसको समझो, उसको अपने ज़हन में बैठाओ, अपने कांसेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये कांसेप्ट बेस पर होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्रिपरेशन कोई भी एक बात है कि इसकी जो प्रिपरेशन है ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होती है। आपको बहुत लंबे अरसे से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो ये था प्रिपरेशन के हवाले से। प्रिपरेशन आपने खुद करनी है और खूब दिल लगा के करनी है और अभी भी करनी है, अभी भी स्टार्ट करने करके टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के मुताबिक आपने स्टडी करनी है। अपनी टाइम नहीं ज़ाया करना है। टाइम ज़ाया करना आपकी प्रिपरेशन को बहुत इफ़ेक्ट करता है। प्रिपरेशन के लिए एक को तो आपको टाइम की मैनेजमेंट करनी है और दूसरी आपकी हेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपकी दिमाग अच्छी है, फ्रेश है, आपने फ्रेश आप माइंड रखते हो, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आप चीज़ों को रिटेन कर सकते हो। तो यही थी प्रिपरेशन के हवाले से। और अब मैंने जो कोर्स कंटेंट आपके साथ शेयर की है, बोर्ड में पर लिखी है, उससे स्टार्ट लो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज में से 68 कर सकते हो, अगर आप में दम है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जो चैप्टर है उसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया
ऑर्गेनेलिज्म इसके बारे में अच्छी तरह जानो, उसको समझो, कंसेप्ट बेस पर कंसेप्ट क्लियर करो, सारी चीज़ें आसान है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, और वाटर की जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छी तरह याद कर लो। कार्बोहाइड्रेट से बहुत सी एमसीक्यूज आई हुई थी पिछले साल, और कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से बहुत एमसीक्यूज आती है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन अमीनो एसिड, इसको अच्छी तरह याद कर लो। इसके बाद एंजाइम है, एंजाइम से बहुत अच्छे खास एमसीक्यूज आते हैं। हाइपोथेसिस एंजाइम की जो हाइपोथेसिस है, इंड्यूस स्वेट मॉडल हाइपोथेसिस, और लॉक एंड की मॉडल जो था, उसको अच्छी तरह याद करो। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम किस तरह रिएक्शन करता है और सबस्ट्रेट यानी वगैरह, इसके बारे में अच्छी तरह याद करो। कोफैक्टर, इसकी कोफैक्टर है, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर वर्क नहीं करता है, तो इसकी कोफैक्टर को जानो, इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर होते हैं, उसको याद कर लो। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम जिस तरह नोमेनक्लेचर एंजाइम का होता है, इसके बारे में डिटेल समझो। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम रेट, वो फैक्टर बताओ जो एंजाइम की एक्टिविटी पर मुतासिर होते हैं, यानी उस पर असर करते हैं, तो वो उसके बारे में तफसील से डिटेल में समझो। इनहिबिटर और फीडबैक इनहिबिशन, इसके बारे में समझो, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद हमारे पास बायो एनर्जेटिक हो गया। बायो एनर्जेटिक में हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में ग्लाइकोलाइसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है, इसको अच्छी तरह याद कर लो और इंशाल्लाह आप पास कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं इसमें। डार्क रिएक्शन यानी पिछले साल आया हुआ था कि CO2 का फिक्सेशन कहाँ होता है, तो हमारे पास CO2 का फिक्सेशन स्ट्रोमा में होता है, तो बहुत अच्छी तरह एमसीक्यूज थी। इसके बाद फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है, केराटिनॉइड है, क्लोरोफिल है वगैरह, इसको अच्छी तरह याद करो। रूल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट का रूल होता है उसको अच्छी तरह याद करो। और वाटर का रूल होता है, CO2 का रूल होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस हो रहा होता है और किस तरह प्लांट्स अपने खुराक को प्रिपेयर करता है, उसको अच्छी तरह समझो। ये बहुत प्रॉफिटेबल एंड बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और प्रिपरेशन आपने अभी भी स्टार्ट करना है। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, आप लोगों ने इसके साथ साथ टेक मार्क लगाना है कि किताबों को निकालो और अब इसके साथ टेक मार्क लगाओ, जो भी इम्पोर्टेंट है आपने अभी से स्टार्ट करना है। आपको मैं जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें बताने वाला हूँ। सेलुलर लाइफ में हमारे पास अच्छा, इस बायोएनर्जेटिक में क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन पेयर हो गया। रेस्पिरेशन में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सी एमसीक्यूज आई हुई थे। अच्छा, इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, उसको एनारोबिक कहते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसको अच्छी तरह याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद एसेलुलर लाइफ, जो फिफ्थ जो चैप्टर है वो एसेलुलर लाइफ है, उसकी में वायरसेस, वायरसेस की क्लासिफिकेशन को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, और जो डिस्कवरी है, किस किस साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया था, इसको अच्छी तरह समझो। और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह समझो। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल है उसको अच्छी तरह समझो। HIV वायरस जो लाइफ साइकिल है, और वायरल डिजीजेस, जितनी भी वायरल डिजीजेस है, प्राइम वगैरह, वो उसको अच्छी तरह समझो। वो एमसीक्यूज के वाले से बहुत एमसीक्यूज इससे आते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है प्रोकैरियोट है, उसमें बैक्टीरिया होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कितनी किस्में हैं, और जो है ना शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, बहुत किस तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको अच्छी तरह याद करो। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया किस तरह अपने खुराक को ले रहा होता है, तो इसको अच्छी तरह समझो। ग्रोथ, बैक्टीरिया में जो ग्रोथ हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंट है और क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, उसको अच्छी तरह याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिजीजेस
जो डिजीजेस बैक्टीरिया काज करती है इनसाइड द बॉडी, उसको अच्छी तरह याद करो। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको अच्छी तरह याद करो। टिक मार्क देते रहो और आज से पढ़ाई शुरू करो। इसके बाद हमारे पास प्रोटेस्टा एंड फंजाई होता है। फंजाई एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई लाइक प्रोटेस्टा। हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटेस्टा होते हैं, फंजाई लाइक होते हैं और प्लांट्स लाइक होते हैं प्रोटेस्टा। उसको अच्छी तरह याद करो। इसकी जो वैरायटी है वो एमसीक्यूज में आने वाले हैं। तो इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, फंजाई की क्या खसूसियात है उसको अच्छी तरह समझो। क्लासेस, फंजाई की जितनी भी क्लासेस है उसको अच्छी तरह समझो। और इम्पोर्टेंट है फंजाई की, ये भी बहुत जरूरी है। डिजीजेस काज बाय द फंजाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। प्लांट्स में के दरमियान जो डाइवर्सिटी है वो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इससे थोड़े बहुत एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन विस्कुलर इन नॉन विस्कुलर प्लांट्स, जो विस्कुलर प्लांट्स है और नॉन विस्कुलर प्लांट्स है उसके बारे में डिटेल से समझो और इसको याद करो, ये एमसीक्यूज में आने वाले हैं। और फाइलम, जो फाइलम्स है इसके, आई थिंक 4 फाइलम्स है, उसको अच्छी तरह याद करो। इसके बाद डाइवर्सिटी एनिमल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तो इसे शायद नजर आई हुई थी, लेकिन इस साल इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स में जो वैरायटी है यानी डाइवर्सिटी है उसको अच्छी तरह याद करो। 9 फाइलम है, 9 फाइलम, पोरेफरा और एक्सेट्रा, पोरेफरा, प्लेथेलमेंथेस, स्टिलमेंथेस वगैरह, ये सारे जो 9 क्लासेस फाइलम है इसको अच्छी तरह याद करो। अब इसके बाद वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स 5 वर्टिब्रेट्स है, 5 क्लासेस है वर्टिब्रेट की। और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जितनी भी खसूसियात है उसको अच्छी तरह याद करो। इसके बाद फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स बहुत जरूरी है। इससे कई एमसीक्यूज आई हुई थी, लेकिन कंसेप्चुअल बेस पर आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। इस पर कंसेप्ट क्लियर करना है, तब भी आप जाके इसको समझ सकते हो। प्लांट्स न्यूट्रिशन, प्लांट किस तरह खुराक लेते हैं उसको अच्छी तरह याद करो। रूल ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या रूल होता है, इससे एमसीक्यूज आया हुआ था। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे हर एक पॉइंट का खूब पता है, इससे एमसीक्यूज आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से भी एक एमसीक्यूज आया हुआ था। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा, उसमें मैं आप लोगों को जो पास्ट वाला जो पेपर था वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। इसके बाद हमारे पास जो पोटाशियम आयन ट्रांसपोर्ट है वाटर प्लांट्स में, ये बहुत जरूरी है। हेमोस्टेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स अपने हेमोस्टेसिस को कैसे मेंटेन करता है उसके बारे में तफसील जानो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट इन प्लांट्स, सपोर्ट प्लांट्स में किस तरह से, वो सपोर्ट करता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, और जितनी भी सपोर्टिंग टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है उसको अच्छी तरह याद करो। ग्रोथ मूवमेंट्स, प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा होता है किस तरह ग्रोथ हो रहा होता है और प्लांट्स किस तरह मूवमेंट कर रहा होता है, प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो किस तरह होता है। इसके बाद हमारे पास डाइजेशन, डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि 68 एमसीक्यूज कहीं से तो पूरा करना है। 68 एमसीक्यूज यही से आते हैं। और सिर्फ कोई भी गाइड ना ले लो, अपनी एफिसी को अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह इसको पढ़ो, ये आपके लिए इनफ है। अच्छा, इसके बाद डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन ओरल कैविटी, मुंह में जो हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं और जो केमिकल डाइजेशन है, वो इसको अच्छी तरह याद करो कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या है और केमिकल डाइजेशन क्या है। स्वेलिंग प्रोसेस, जब हम स्वेल करते हैं, फूड पार्टिकल, फूड को स्वेल करते हैं उसकी प्रोसेस को समझो। फूड एंड स्टमक, जब फूड स्टमक में जाता है इसकी प्रोसेस को समझो कि फिर क्या होता है। और इसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्टमक की स्ट्रक्चर किस तरह होती है इसके बारे में तफसील समझो, इसके बारे में अच्छी तरह समझो। फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो किस तरह ऑब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह डाइजेशन होता है, इसको अच्छी तरह समझो। और जो इसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन की जो डाइजेशन है उसकी तरफ ध्यान दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लेवर, लेवर की जो रूल है डाइजेशन में और पेंक्रियास का जो रूल है डाइजेशन में उसको अच्छी तरह समझो, इससे बहुत एमसीक्यूज कंसेप्ट बेस पर आ सकते हैं।
डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्टमक, स्टमक के रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर है, बीमारियां है, उसको अच्छी तरह समझो। अल्सर हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, इसको अच्छी तरह समझो, इसको जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर्कुलेशन, 12 नंबर पे हमारे पास सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन में हमारे पास ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, पहले इसके बारे में तफसील से समझो। इसके बाद फंक्शन, ब्लड वेसल के बारे में तफसील से जानो, इसके बारे में जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जितने भी डिसऑर्डर है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझो, जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, जितनी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन है, उसको अच्छी तरह समझो कि फर्स्ट लाइन क्या होता है, थर्ड लाइन क्या होता है, और सेकंड लाइन क्या होता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की जितनी भी टाइप्स है, उसकी अच्छी तरह समझो, याद करो। डिफेंस मैकेनिज्म, हम अपने बॉडी को यानी इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी को किस तरह पैथोजन से महफूज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। उसको अच्छी तरह समझो और याद करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह टेस्ट बहुत आसान है, आप टेस्ट पास कर सकते हो, अगर आप बताए बशर्ते इसके कि आप पढ़ाई करते हो और अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। और अगर इसी तरह ये जो मैंने जो टॉपिक्स दिए हैं, हेड दिए हैं, अगर इसको फॉलो करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपकी जो बायोलॉजी का जो सेक्शन है, उनमें से 80 68 में से 68 होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, वो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में समझो। और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी से हम रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं, हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे करते हैं, जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आप डिटेल से समझो। इसमें बारीक बारीक जो पॉइंट है उसको पॉइंट आउट करो और इसको समझो। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं प्लाज्मा में और ब्लड में, किस तरह डिजॉल्व होके फिर जाता है और फिर ब्लड से बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपेल हो जाता है, इसको तफसील से समझो। इसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो भी रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी गैस ले रहे होते हैं, यानी आप खुद के साथ अटैच करके बॉडी को टिश्यू को सप्लाई करता है और टिश्यू से फिर CO2 को फिर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कैरियर है, जो पिगमेंट उसको ट्रांसपोर्ट कर होते हैं, उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, जो अपर सिस्टम जो है हमारे रेस्पिरेशन का और लोअर जो सिस्टम है उसकी जितने भी डिसऑर्डर है, अपर इससे अपर और लोअर, ये जो चेस्ट वाले जितने भी डिसऑर्डर इसके बारे में तफसील से समझो, इससे बहुत से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। हेमोस्टासिस दूसरा जो चैप्टर है, मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टासिस, हेमोस्टासिस किस तरह हमारे इंटरनल बॉडी में हो रहा होता है। और ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल है, इसके बारे में समझो। एंड डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स में बाज ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, बाज ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। एक्सक्रीशन के बारे में समझो, एक्सक्रीशन के बारे में हमारे पास किडनी है, इसके बारे में समझो। और इसके बाद एक सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है, जो गुर्दे के जरिए हम एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन, जो फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, वो इसको समझो अच्छी तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कई एमसीक्यूज आई हुई थी। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जितने भी यूरिनरी जो डिसऑर्डर है, ट्रैक की जो इन्फेक्शन है, वो अच्छी तरह याद करो। और थर्मो रेगुलेशन, हम टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं, उसको अच्छी तरह याद करो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपको इसको टेक मार देंगे, फिर अभी से स्टार्ट करो। और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, अगर आपने सारा साल मेहनत की है, ये जो इनविडिकेट टेस्ट है, ये एक महीने में आप नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म जो है ना प्रिपरेशन है, आपको एक तवील अरसे से आपने प्रिपरेशन करनी है। और आपने हर एक टॉपिक को दो दो तीन दफा रिवाइज करना है, तब जाके आप उसको समझ सकते हो। ये जो टेस्ट है ना, ये कंसेप्ट बेस पर होता है, आपकी कंसेप्ट को देखता है कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। इसके बाद हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो तीसरा चैप्टर है,
एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन हो गया और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये इसको इसको अच्छी तरह याद करो। स्कल हो गई, अच्छे स्क्यूटी, ये एक्सियल हो गए, और अपेंडिकुलर जो अपेंडेजेस है इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इसके बाद जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स के बारे में समझो। डिसऑर्डर, जितनी भी डिसऑर्डर है, बीमारियां हैं जॉइंट्स के बारे में, उसको समझो और इसको याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंजरीज, यानी जॉइंट इंजरीज जितनी भी है उसको समझो। मसल स्ट्रक्चर, जो मसल का स्ट्रक्चर होता है फिजिकल, और जो फाइबर होता है, माय फाइबर होता है, माय फाइब्रिल्स होते हैं, इसको अच्छी तरह समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल स्ट्रक्चर, मसल की जितने स्ट्रक्चर है वो समझो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल किस तरह कंट्रैक्ट होती है और फिर किस तरह रिलैक्स होती है, जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको अच्छी तरह याद करो। ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, ये वगैरह, क्रॉस ब्रिज, माइसिन, एक्टिन, इसको अच्छी तरह समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मसल प्रॉब्लम, और जितनी भी मसल प्रॉब्लम है जो मसल के साथ रिलेटेड है, यानी डिसऑर्डर है, उसको अच्छी तरह याद करो। इसकी कई एमसीक्यूज मैंने खुद देखे हैं, टेस्ट में आए हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास नर्व कोऑर्डिनेशन, नर्व कोऑर्डिनेशन में स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन में न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडोपोलर, मल्टीपोलर, ये बहुत टाइप्स है इसकी, इसको अच्छी तरह याद करो। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझो। रिफ्लेक्स एक्शन, इससे बहुत एमसीक्यूज आए हुए थे, आई थिंक वन एमसीक्यूज आया हुआ था। नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स यानी एक्शन में एक्शन पोटेंशियल, जो था जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको अच्छी तरह याद करो। साइनेप्स के बारे में बताओ, साइनेप्स के बारे में खूब समझो, इसमें डिस्कस करो। नर्व सिस्टम जो है, साइनेस हो गया, ब्रेन, जो ब्रेन के साथ रिलेटेड होता है, और पीएनएस जो स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के साथ जो रिलेटेड होते हैं वो सीएनएस कहलाता है। और जो पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जितनी भी नर्व्स वो निकली हुई है उसको पीएनएस कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन का ब्रेन का स्ट्रक्चर, इसको अच्छी तरह याद करो। स्पाइनल कार्ड का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरह याद करो, और स्पाइनल कार्ड से जितनी भी नर्व निकली हुई है उसको, इसकी नंबर को याद करो, वो भी टेस्ट में आई हुई थी। सेंसरी रिसेप्टर, जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर है, सेंसरी ऑर्गन्स है, टंग हो गया, आईज हो गई वगैरह, इसके बारे में अच्छी तरह समझो, इसको अच्छी तरह याद करो। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास इससे 5-6 एमसीक्यू आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी जो 3 लोब्स है उसको अच्छी तरह याद करो, और ईच लोब की हर एक सिक्रीशन, और एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्टली जो इसका काम होता है, इसको अच्छी तरह समझो। और थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, और पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, गोनेड्स, इसकी जितनी भी सिक्रीशन है इसको अच्छी तरह समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको तफसील से समझो, उसको याद करने की कोशिश, उसको रट्टा न लगाओ, बल्कि उसको समझो, कंसेप्ट अपना क्लियर करो, तभी जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और फिर आपसे वो आप भूलोगे भी नहीं इसको, क्योंकि आपने खुद आपका कंसेप्ट क्लियर है। डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म किस तरह बनते हैं उसको अच्छी तरह समझो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओजेनेसिस, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और फीमेल किस तरह ओवा बनाता है उसको अच्छी तरह समझो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी डिफरेंट फेजेस है उसको समझो। डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी डिसऑर्डर होते हैं, यानी खराबियां होती है, उसको अच्छी तरह समझो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, यानी सेक्सुअल की इंटर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी है उसको अच्छी तरह समझो। एड्स हो गया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस, हेपेटाइटिस हो गई, ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको अच्छी तरह समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हेपेटाइटिस ए
और बी टेस्ट में आया हुआ था, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ था। इसके बाद डेवलपमेंट एंड एजिंग। अच्छा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो उसको अच्छी तरह समझो। डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिविजुअल, जब हम ज़ायगोट से फिर इंडिविजुअल बनता है, किस तरह बनता है उसको अच्छी तरह समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किस तरह कंट्रोल कोई क्या इसको कंट्रोल करता है, इसको अच्छी तरह समझो। मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिटरमिनेशन, सेलुलर की जो सेल की जो डिटरमिनेशन है ये किस तरह डिटरमाइन होता है, इसकी मैकेनिज्म को समझो। डिसऑर्डर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में के दौरान जो डिसऑर्डर होते हैं वो उसको अच्छी तरह समझो। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस की जित नहीं एजिंग टाइप्स ऑफ, और एजिंग को अच्छी तरह समझो और इसकी जो टाइप्स है इसको अच्छी तरह समझो। इसके बाद इनहेरिटेंस है, 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट्स, इससे एक एमसीक्यू आया हुआ था। ये इसकी जो 7 कैरेक्टरिस्टिक है पी प्लांट की, जो 7 खसूसियात है उसको समझो। सिंगल ट्रेड्स और प्रेडिक्शन, मेंडल्स ने जो प्रेडिक्शन की थी उसको अच्छी तरह समझो। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की जितने भी उसूल है, प्रिंसिपल्स है, उसको अच्छी तरह समझो। इनहेरिटेंस ऑफ एक्स ट्रेड, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स ट्रेड, एक्स की जो ट्रेड्स है वो किस तरह इनहेरिट होता है उसको अच्छी तरह समझो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डोमिनेंस रिलेशंस, और इसके बाद मल्टीपल एलील, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलील, ए व्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम, इससे एक एमसीक्यू आया हुआ था। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, जीन इंटरेक्शन, जीन लिंकेज, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स क्रोमोसोम। देखिए ये सेक्स क्रोमोसोम जो है इससे खामखा 4-5 एमसीक्यूज आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स लिंक जीन, ये जो सेक्स लिंक जीन है इससे भी बहुत से 2 तक एमसीक्यूज इससे भी आते हैं। लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस, जितने भी लिंक्ड एक्स लिंक रिसेसिव डिजीजेस है उसके बारे में समझो, उसको डिटेल से याद करने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर करो, आप जो है ना इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्रोमोसोम एंड डीएनए, जो इसके बाद का चैप्टर है डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस तरह डिस्कवर हुआ था, और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का किस तरह स्ट्रक्चर होता है, और इसके साथ साथ जीन, जीन के बारे में डिस्कस करो, जीन के बारे में समझो कि जीन क्या होता है और इलील क्या होता है। इलील जीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही होती है उस दौरान जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरह समझो। जो प्रोसेस ग्रेजुअली आप उसको पढ़ते हो, उसको जो मेन मेन पॉइंट है उसको पॉइंट आउट करो और उसको याद करने की कोशिश करो। अच्छा, इसके बाद सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन, सेंट्रल डोगमा, इससे एक एमसीक्यू खामखा आता है, ये बहुत जरूरी है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये भी बहुत जरूरी है। जेनेटिक कोड, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना, ये जो टॉपिक है ये बहुत जरूरी है, बहुत एमसीक्यू से आते हैं और ये बहुत टेस्ट के हवाले से भी बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए बाद में जाके किस तरह प्रोटीन बनाते हैं ये बहुत जरूरी है। म्यूटेशन इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में किस तरह म्यूटेशन आता है और जीन में किस तरह म्यूटेशन आता है, एंड इट्स डिजीजेस, और इसके साथ रिलेटेड जितने भी डिजीजेस है उसको अच्छी तरह याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इवोल्यूशन, लेमार्क थ्योरी, लेमार्किज्म, और इसके बाद डार्विन थ्योरी एंड न्यू डार्विनिज्म जो थ्योरी है उसको अच्छी तरह याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन किस तरह क्लोन होता है इसको अच्छी तरह समझो। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जदीद दौर का टेक्नोलॉजी है, उसको अच्छी तरह समझो। और ये टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए सीक्वेंसिंग, ये जो है ना ये इससे 5-6 एमसीक्यूज बहुत ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद देखा इससे
5 एमसीक्यूज आए हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोपोरोसिस ये एक प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह समझो, इसकी जो मैकेनिज्म है इसको अच्छी तरह समझो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इसको अच्छी तरह समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए एनालिसिस, डीएनए की किस तरह हम एनालिसिस करते हैं इसको अच्छी तरह समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट के हवाले से अगर मैं आपको बताते चलूं कि आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। आप अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आप इसको अच्छी तरह समझते हो और आप इसको जो है ना आपकी कंसेप्ट क्लियर है इसके बारे में, तो टेस्ट आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद डीएनए एनालिसिस के बाद ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप खूब समझो, उसको याद करने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर करो। इसके बाद जीन थेरेपी और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये था एक मेन इन हिज एनवायरनमेंट। इसके बारे में जो जितने भी एमसीक्यूज है इसको अच्छी तरह याद करो। तो ये था बायोलॉजी का कोर्स कंटेंट, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने रिस्ट्रिक्ट किए हुए थे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाजत, वसलाम।